integrate it, add wings to your career. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। मैं आपका वापस स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंटीग्रेट इट में। ठीक है, अपन आरसीसी डिजाइन देख रहे हैं और आरसीसी डिजाइन में अपन ने क्या स्टार्ट किया था? डिजाइन ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट यानी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शियर। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि शियर क्यों आता है, कैसे आता है। ठीक है, शियर क्रैक्स कैसे आते हैं, टाइप्स ऑफ शियर क्रैक्स देखे थे। ठीक है, डायगोनल टेंशन देखा था। ठीक है, आज अपन किसका डिजाइन करेंगे? शियर रिइंफोर्समेंट का डिजाइन करेंगे। देखो, अपन ने अभी तक क्या क्या देखा कि कैसे कैसे स्ट्रेसेस आते हैं, कंक्रीट कितना स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट देखी थी अपन ने टेबल 19 और टेबल नंबर 23, है ना। 19 टेबल एलएसएम से है और टेबल नंबर 23 डब्ल्यूएसएम में। यानी देखो, अलग अलग मेथड, अगर मैं अलग अलग डिजाइन फिलोसॉफी दूं तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी अलग अलग अपन को लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये कोड कहता है और हमें बिल्कुल कोड टू कोड चलना है। मतलब कोड में जो लिखा हुआ है एज इट इज हमें उतनी ही वैल्यू लेनी है, ना उससे ज्यादा लेनी है ना उससे कम लेनी है। वो तो सबको पता ही है। ठीक है, क्योंकि अपन डिजाइन कर रहे हैं तो डिजाइन सिर्फ और सिर्फ हम आईएस कोड प्रोविजंस को ही यूज करके करेंगे। ठीक है, तो देखो अब मैं बात करता हूं कि अपन ने देखो पिछली बार क्या देखा था। पिछली बार अपन ने देखा था कि नॉमिनल, पिछले लेक्चर का थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। ठीक है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस देखा था बीम में। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम बोला था? टाउ वी बोला था। और ये कितना आया था? जो मेरा शियर फोर्स लग रहा है, फैक्टर्ड शियर फोर्स। ठीक है, जो डिजाइन के लिए शियर फोर्स लग रहा है अपॉन बीडी, ये किसके लिए है? एलएसएम के लिए। अगर डब्ल्यूएसएम की बात करूं तो ये वीयू की जगह क्या आ जाएगा? वर्किंग लोड वाला शियर फोर्स। ठीक है, ये फैक्टर्ड है। फैक्टर्ड मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई हो गया, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, याद है ना। ठीक है, ये बात करी थी मैंने। फिर बात करी थी कि मैंने भैया डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ये बताया था मैंने, टाउ सी। और ये हम कैसे देखे थे? ये हमने देखा था कि अगर 100 AST अपॉन BD, यानी इसको क्या बोलूंगा मैं? परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट, इसके हिसाब से और ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, जैसे M20, M25, M30, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा था हमारा कौन? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और ये हमें कहां से वैल्यूज मिल रही थी? इसकी हमें वैल्यूज मिल रही थी बेटा टेबल नंबर 19 और टेबल नंबर 23। ये किसके लिए है? फॉर एलएसएम। और ये किसके लिए है? फॉर डब्ल्यूएसएम। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर तक ये बिल्कुल एकदम अच्छे से सब कुछ चीज बता रखी है। ठीक है, बट अभी अपन डिजाइन पे चल ही रहे हैं तो अपने को ये वापस पार्ट देखना पड़ेगा। क्लियर? तो देखो, ये कौन सा है? हमारा IS 456-2000। ओके, यहां तक बात समझ में आती है। अब मैं बात करता हूं कि मेरे को किसका डिजाइन करना है? शियर का, रिइंफोर्समेंट का मेरे को डिजाइन करना है। ओके, तो मैंने पिछली बार ये भी बताया था कि शियर ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है, कौन कौन शियर को रजिस्ट करता है। ठीक है, पहले कंक्रीट खुद रजिस्ट करेगा। देखो, कंक्रीट की खुद की शियर स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब मेरे को बात समझ में आती है कि अच्छा कि कुछ क्या, ये टाउ सी जो मेरा शियर रजिस्ट कर देगा वो तो कंक्रीट रजिस्ट कर लेगा। ठीक है, बात समझ में आती है। अच्छा, और टोटल कितना लग रहा है मेरे को? नॉमिनल मतलब इतना आ रहा है, मेरे को इतना रजिस्ट करवाना है। टाउ वी के मतलब रजिस्ट करवाना है। इससे तो क्या होगा मेरा? अच्छा, अब मेरे को देखना पड़ेगा इन दोनों में से ज्यादा कौन है। ठीक है, डिजाइन कर रहा हूं मैं। अगर मेरा टाउ सी ज्यादा है कंक्रीट का, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, कंक्रीट खुद ही इतना शियर रजिस्ट करने के लिए है कि उसको जितना नॉमिनल आ रहा है हमारी बीम में वो उससे कम है, टाउ सी से कम है। एक मैं डिजाइन अभी बताने वाला हूं। ठीक है, यानी अगर पहला केस टाउ सी अगर मेरा टाउ वी से ज्यादा है, खुद सोचो, कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ मेरी नॉमिनल शियर स्ट्रेसेस से ज्यादा है, तो क्या मेरे को शियर रिइंफोर्समेंट की नीड है? बिल्कुल नहीं है। आई ना बात समझ में? देखो यहां ये चीज, अब ये अपन कोड प्रोविजंस भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, बट तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर मेरे को कंक्रीट की स्ट्रेंथ ही ज्यादा मिल रही है नॉमिनल स्ट्रेस से, तो कंक्रीट अकेला ही मेरा क्या कर लेगा? शियर रिइंफोर्समेंट की जरूरत है ही नहीं, शियर को रजिस्ट कर लेगा मेरी बीम में जितना भी शियर स्ट्रेसेस आ रहे हैं। देखो, टाउ वी अपन ने देखा था, अपन ने माना था कि नॉमिनल एवरेज शियर स्ट्रेस की वैल्यू ले ली कि एक मेरे पूरे सेक्शन पे मेरा कांस्टेंट क्या लग रहा है? टाउ वी लग रहा है। अगर मेरा टाउ सी ज्यादा है कौन किससे? नॉमिनल से, तो क्या मेरे को शियर रिइंफोर्समेंट की नीड है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा काम तो हो रहा है ना, कंक्रीट पूरा ही क्या कर रहा है? शियर को रजिस्ट कर रहा है। पर कोड कहता है कि नहीं, अगर ये ज्यादा है ना, अगर मेरा कंक्रीट ज्यादा है, फिर भी आपको मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट देना ही देना पड़ेगा। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट का क्या क्लॉज होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है बेटा?
पर अभी अपन को ये केस नहीं लेना है। अभी अपन को क्या मानना है कि मेरा नॉमिनल किससे ज्यादा है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ सी से ज्यादा है। ठीक है ना बेटा, क्योंकि हमको शेयर रिइंफोर्समेंट डिजाइन करना है, शेयर की जरूरत है, ठीक है, रिइंफोर्समेंट की जरूरत है हमें। तो बात करते हैं क्या कि जो मेरा टाउ वी है वो ज्यादा है टाउ सी से। ठीक है, बात समझ में आती है बेटा कि क्या है, नॉमिनल स्ट्रेसेस मेरे डिजाइन कंक्रीट स्ट्रेंथ से ज्यादा है। तो देखो मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को निकालना है क्या कि जो मेरे को रजिस्ट करवाना है, तो मेरे को रजिस्ट कितना करवाना है, टाउ वी माइनस टाउ सी। इतने स्ट्रेस को रजिस्ट करवाना है ना, क्योंकि टाउ सी तो रजिस्ट हो जाएगा अकेले कंक्रीट से। तो अगर मेरे को इतना स्ट्रेस से रजिस्ट करना है तो फोर्स कितना रजिस्ट करवाना है, shear force to be registered। ठीक है, मुझे मेरे जो shear reinforcement से कितना shear रजिस्ट करवाना है, इतना स्ट्रेस टाउ वी माइनस टाउ सी मल्टीप्लाई बाई एरिया बी इंटू डी। समझ में आया ना, तो इसको मैं नाम दूंगा क्या, वी यू एस। ठीक है, यानी shear force to be registered for what, shear रिइंफोर्समेंट। शेयर रिइंफोर्समेंट के लिए मेरे को जितना शेयर फोर्स रजिस्ट करवाना है और कितना करवाना है, टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू बी डी। एक एग्जांपल्स के लिए देख लो, अगर मान लो मेरा टाउ वी है 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर और टाउ सी है मेरा 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो देखो टाउ सी कम है टाउ वी से, तो मुझे वी यू एस जो मेरे को फोर्स रजिस्ट करवाना है मेरे शेयर रिइंफोर्समेंट की मदद से, वो कितना रजिस्ट करवाऊंगा, 0.6 माइनस 0.4 इंटू बी इंटू डी। सिंपल बात समझ में आती है अपन को। ओके, यहां तक अपन को क्लियर है। अच्छा, अब बात आती है कि सर ये तो ठीक है, मैंने क्या निकाल दिया, कितना फोर्स निकाल दिया, किसके लिए, जो मेरा शेयर रजिस्ट करवा रहा है। ठीक है, पर अब मैं ये शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कैसे करूंगा, कोई अरेंजमेंट तो होना चाहिए। जैसे अपन ने क्या किया था, अपन ने सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में लॉन्गिट्यूडनली क्या डाली थी, एक स्टील की बार डाली थी, एक नहीं दो तीन, जितनी भी अपन को रिक्वायर्ड है उतनी डाली थी। तो शेयर रिइंफोर्समेंट को कैसे प्रोवाइड करूं, तो शेयर रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करने के लिए भी हमारे पास कुछ कुछ तरीके हैं। ठीक है, पहला शेयर रिइंफोर्समेंट इन द बीम्स की बात कर रहा हूं मैं, शेयर रिइंफोर्समेंट इन बीम्स। ठीक है, फर्स्ट अगर मैं वर्टिकल बार्स लगा दूं, वर्टिकल बार्स। सेकंड अगर मैं इंक्लाइंड लगा लूं, ये मैं एक एक बेटा डायग्राम से समझाऊंगा, तुम टेंशन मत लेना, इंक्लाइंड बार्स। और थर्ड अगर मैं बेंट अप बार्स लगा दूं, बेंट अप बार्स अलोंग विद द स्टीरअप। इसको देखो वर्टिकल बार्स को स्टीरअप्स भी बोलते हैं, वर्टिकल स्टीरअप्स। अपन जब भी शेयर रिइंफोर्समेंट की बात करेंगे ना, तो मैं स्टील रिइंफोर्समेंट नहीं बोल के सीधा क्या नाम दूंगा, स्टीरअप्स नाम दूंगा। ठीक है बेटा, तो बेंट अप बार्स अलोंग विद दी स्टीरअप्स, दोनों, मतलब वर्टिकल भी हो और बेंट अप भी हो सकता है ना, क्या फर्क पड़ता है। अब मैं बताऊंगा ये बेंट अप का मतलब क्या होता है, आगे जब डायग्राम बनाऊंगा ऐसा समझ में नहीं आएगा नाम से। बेंट अप बार्स अलोंग विद दी स्टीरअप्स। ठीक है, अच्छा, रीइंफोर्समेंट इन दी बीम्स। अब किसकी बात कर रहा हूं, शेयर रीइंफोर्समेंट की। तो देखो वर्टिकल बार्स कैसे प्रोवाइड होती है, ये मेरा एक मान लो बीम है, ठीक है, इधर सपोर्ट मान लो ये वाला ऐसे इस टाइप में, ठीक है। तो यहां से इधर ये फेस ऑफ सपोर्ट है, यहां से अगर मैं ये डी डिस्टेंस मान लूं, लेट अस सपोज, ठीक है, यहां देखो ये ऐसे। अच्छा एक मिनट, लॉन्गिट्यूडनल तो डाला ही नहीं ना अपन ने, बीम को बिना टेंशन रीइंफोर्समेंट के कैसे बना दिया, टेंशन रीइंफोर्समेंट तो मस्ट है। ठीक है, तो देखो एक मैं यहां पर ऐसे टेंशन रीइंफोर्समेंट डाल देता हूं, ये आगे कंटिन्यू है, ठीक है, मैं सिर्फ एक सेक्शन बता रहा हूं इस साइड से, और इधर मान लो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट भी होता है ना, ठीक है। अच्छा अब मैं देखो यहां पर एक ना बीम को ऐसा यूं मोड़ रहा हूं, ये मोड़ने वाला काम मैं अगले यूनिट में बताऊंगा मैंने ये क्यों मोड़ा है, ठीक है, ये मैं अगले यूनिट बनाऊंगा जब अपन बॉन्ड एंड एंकरेज पढ़ेंगे ना, अभी इसका काम नहीं है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ रहा है, ये ऊपर कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट है, ये टेंशन रीइंफोर्समेंट है, डबली रीइंफोर्स बीम है, ठीक है। तो ये देखो ऐसे ये बार्स हमारे को वर्टिकल बार्स किसके लिए एक्ट कर रही है, ये शेयर रीइंफोर्समेंट की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। और इनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को मैं क्या नाम दूंगा, एसवी, स्पेसिंग,
ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे यूज करेंगे अपन इसको। ये किसका है देखो, वर्टिकल बार से, ये पहला नंबर केस है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो डायगोनल टेंशन क्रैक्स कैसे आएंगे, ऐसे आते हैं ना, ऐसे आते हैं ना, यूं, और 45 डिग्री पे आते हैं, ये अपन पिछली बार देख चुके हैं। ओके, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल बार्स की बात कर रहा हूँ। अभी इंक्लाइन पे भी नहीं गया हूँ और बेंट अप पे भी नहीं गया हूँ। पहला केस अपना ये है। ओके, तो अगर मैं वर्टिकल स्टीरअप्स की बात कर ही रहा हूं तो देख लेते हैं इसी में ही कि अपन कैसे क्या करते हैं, शियर को डिजाइन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैंने केस ले रखा है कौन सा, ये डायग्राम हटा नहीं रहा मैं। पहला केस कौन सा है, ये वर्टिकल स्टीरअप्स, वर्टिकल स्टीरअप्स। तो बताओ, जो शियर टेकन बाय द रीइंफोर्समेंट है, शियर टेकन बाय द रीइंफोर्समेंट, वो कितना होगा, वो कितना होगा जो शियर लेगा, देखो 0.87 Fy, देखो ये तो आया स्ट्रेस, 0.87 आया, क्यों समझ में आ रहा है ना, अपन एलएसएम की बात कर रहे हैं, इंटू ASV। अब ASV क्या है, शियर रीइंफोर्समेंट का एरिया, यानी π/4 इंटू डी स्क्वायर, जो डी किसका, इसका डायमीटर है, इंटू D अपॉन SV। ये D अपॉन SV क्यों किया, क्योंकि अपन को एक बार के लिए नहीं निकालना है, सबके लिए निकालना है। तो एक D में अपॉन डिवाइडेड बाय SV कर दूंगा तो नंबर ऑफ बार्स आ जाएगी ना मेरे पास। ठीक है, ये नंबर ऑफ बार्स है D अपॉन SV, D अपॉन SV। तो मेरे पास अगर मान लो इस D में कितनी SV डिवाइडेड बाय SV कर दूंगा तो मान लो 3 है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे को ये किसका रजिस्टर करवाना है बेटा, ये किसके बराबर होना चाहिए, टू बी रजिस्टर्ड, यानी VUS के। देखो अपन कुछ रटना नहीं है, एक भी चीज रटनी नहीं है। ये बात अपन को समझ में आई कि अच्छा ये शियर रिइंफोर्समेंट अपना जो इतना फोर्स आ रहा है उसमें, और इसको कितना रजिस्ट करवाना है, VUS के। VUS से कितना था अपन देख चुके हैं ना, टाउ V माइनस टाउ C मल्टीप्लाई बाई B इंटू D। अच्छा, अब सर आप बोलोगे सर हमने डिजाइन तो करी नहीं, डिजाइन ही तो की है बेटा। अपन ने क्या किया है, जो शियर को अपन को रजिस्ट करवाना है, जिस फोर्स को अपन ने रजिस्ट करवाना है, ठीक है, उतना ही। अब मुझे बात बताओ, इसमें D पता है, 0.7 SY पता है, इसमें अननोन क्या है, ASV और SV। ASV और SV अननोन है, ठीक है, स्पेसिंग अननोन है और एरिया अननोन है। तो एरिया के लिए तो मैं कुछ मान सकता हूं ना, एरिया मतलब मेरे पास तो बार मेरे हाथ में है ना, 6 mm की डालूं, 8 mm की डालूं, ठीक है, 10 mm की डालूं। तो मान लो मैंने क्या कर दिया, 8 mm की स्टीरअप्स डाल दी, ठीक है, तो 8 mm के हिसाब से मेरे को एरिया पता चल जाएगा, π/4 इंटू 8 स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आती है। तो निकालना क्या है, बस SV तो निकालनी है, स्पेसिंग ही तो निकालनी है। तो मेरा शियर रिइंफोर्समेंट डिजाइन हो गया। किसके लिए, वर्टिकल मतलब वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए मुझे क्या फॉलो करवाना है, बस और बस ये फॉर्मूला करना है। और क्या, जितना मेरे को रजिस्ट करवाना है उसको किसके बराबर कर दूं, इसके बराबर। देखो शियर रिइंफोर्समेंट बच्चों को बहुत डाउट आता है, समझ में ही नहीं आता कि डिजाइन क्या कर रहे हैं। यही तो डिजाइन है, ठीक है। हमें स्पेसिंग निकालनी है, हमने ये मेरी मर्जी से मैंने ले लिया कि कितना है, मान लो 8 mm है, 6 mm, या तो कभी कभी तो क्वेश्चन में गिवन आता है कि स्टीरअप्स अपन को 6 mm लेनी है या 8 mm लेनी है। ठीक है, मैंने 8 mm ले ली, ठीक है, ले ली। अच्छा, 0.87 Fy पता है, D मेरे को पता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, मुझे निकालनी क्या है, बस स्पेसिंग निकालनी है। ये सब में मुझे पता है, कोड से टाउ सी निकल जाएगा, टाउ V अपन नॉमिनल शियर स्ट्रेस अपन क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद अपन पूरा एक क्वेश्चन करेंगे डिजाइन का, आप टेंशन मत लो। तो वर्टिकल बार के लिए मेरे को समझ में आ गया ना बेटा ये चीज, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन यूज करने वाले हैं। अच्छा, अब कोड कुछ बोलता है, कोड भी अपने पीछे क्यों जाएगा, ठीक है। कोड भी बोलता है कि अच्छा आपने ये कर लिया, ठीक है। तो एक और चीज देखो, कोड बोलता है कि जब मैं शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा हूं जिसके लिए, ठीक है, नोट बता रहा हूं बेटा, ये जो Fy है, Fy नॉट ग्रेटर देन 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि ये हमारा या तो माइल्ड स्टील का होना चाहिए या Fe 415 का होना चाहिए, जो हम शियर रिइंफोर्समेंट डिजाइन कर रहे हैं। आप कंफ्यूज मत होना टेंशन रिइंफोर्समेंट और शियर रिइंफोर्समेंट से। टेंशन रिइंफोर्समेंट Fe 550 500 तक भी जा सकते हैं, शियर रिइंफोर्समेंट हम सिर्फ और सिर्फ कहां तक लिमिट रखते हैं, Fe 415 तक, ठीक है। क्यों, वही बात, हमें क्या चाहिए, डक्टिलिटी ज्यादा चाहिए ना, ठीक है। जैसे जैसे हम स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो हमारी डक्टिलिटी कम हो जाती है। देखो सब कुछ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से लिंक्ड होता है। ओके, तो यहां से समझ में आया पहली चीज, ये फर्स्ट चीज हमें ये समझ में आई। सेकंड, मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए भी बोलता है, मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए भी बोलता है,
क्या बोलता है मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए कोड कि मैक्सिमम स्पेसिंग 0.75 डी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर इंक्लाइंड है, ये तो किसके लिए, फॉर वर्टिकल बार्स के लिए, इंक्लाइंड के लिए समझ गए ना, कि अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा इंक्लाइंड का भी, पर इंक्लाइंड के नाम से समझ में आता है वो बार्स क्या होगी, इंक्लाइंड होगी बस, फॉर वर्टिकल बार्स, और इंक्लाइंड के लिए डी फॉर इंक्लाइंड बार्स, और किसी भी कंडीशन में 300 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 300 mm। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि सर मैक्सिमम स्पेसिंग की बात हो रही है, तो अच्छा इंक्लाइंड के लिए ये दोनों लगेंगे और वर्टिकल के लिए ये दोनों का चेक लगेगा, समझ में आया ना। अब किस में से, इन तीनों में से, मतलब इन दो में से, या तो इन दोनों में से या इन दोनों में से, समझ रहे हो ना। अगर वर्टिकल है तो इसको और इसको चेक करूंगा, और इंक्लाइंड है तो डी और 300 mm को चेक करूंगा। इनमें से भी जो कम है वो वैल्यू लूंगा, जैसे 0.75 डी मान लो आ रहा है 280 आ रहा है, तो 280 और 300 में से कौन कम है, 280, तो मैक्सिमम कितनी आ जाएगी 280 ना कि 300। समझ में आ रही है ना बात। बस ये हमने क्या किया, ये आईएस कोड बोलता है हमें कि मैक्सिमम स्पेसिंग हमारी स्टीरअप्स की ये होनी चाहिए। ओके बेटा, देखो अभी अपन सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, फ्लेक्शन मेंबर की। कॉलम्स पे भी नहीं गया हूं, कॉलम्स के लिए बिल्कुल अलग है वो, अपन सारे कोड प्रोविजन ही अलग है उसके। अपन जब कॉलम पढ़ेंगे तब कॉलम के लिए अलग, सब कुछ अलग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत हो जाना। चलो अब सेकंड इंक्लाइंड स्टीरअप्स देखें। ये एक फॉर्मूला है ना जो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है इनके ऊपर कि ये सब दिया हुआ है, कुछ भी कुछ निकालो, ठीक है। ऐसा मत समझना ये सब चीजें अपनी जेई लेवल की नहीं है, बिल्कुल जेई लेवल की है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। मैं पढ़ाई उतना रहा हूं जितना आपको नेसेसरी है। इंक्लाइंड बार्स, ठीक है बेटा, आ जाओ। तो इंक्लाइंड बार कैसे लगेगी, समझ में आता है, सबको समझ में आता है, दिख ही रहा है। हम क्या करेंगे, बस और बस इंक्लाइन कर देंगे हमारे बार्स को, और तो क्या, ठीक है। ये कंटिन्यू है वहां तक, बीच में कहीं, ये अपन ने बीच में लिया है तो बीम आगे और है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा डी, अब मैं क्या करूंगा, इसको इंक्लाइन कर दूंगा बस। पहले रिइंफोर्समेंट तो बनाओ यार, हमेशा भूल जाते हैं अपन रिइंफोर्समेंट बनाना, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे यूं, ठीक है। ये देखो, अब ये जो रिइंफोर्समेंट है, अब ये एंगल होता है हमारा, ये एंगल अल्फा ले लो या बीटा ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। मैंने अल्फा ले लिया है, और स्पेसिंग ये एसवी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एसवी। तो इसका जो शियर टू बी रजिस्टर्ड आएगा वो VUS किसके बराबर आएगा, देखो यहाँ पे तो वही टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू BD तो रहेगा ही रहेगा ना। यहां पर वो वैल्यू आ जाएगी 0.87 FY, और क्या था बेटा 0.87 FY इंटू क्या था D अपॉन SV इंटू ASV तो था ही था, ASV इंटू D, यहां पर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और आ जाएगा डिवाइडेड बाई SV, ठीक है। साइन अल्फा, और अल्फा क्या है हमारा, अल्फा क्या है, जिस एंगल पे अपन ने क्या किया है, इसको इंक्लाइन किया है, क्लियर। और हमारा ये अल्फा क्या होना चाहिए, इसके ऊपर भी एक बोलता है कि ये 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, क्लियर। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द बार सही है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अब ये भी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ना कि वर्टिकल, तो वर्टिकल से ये उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो ये चीज इसके लिए आ गई, किसके लिए, इंक्लाइन बार्स के लिए। ये बात समझ में आई ना, ये अपन अभी कभी यूज नहीं करते, हमेशा अपन वर्टिकल बार्स, नॉर्मली हमेशा सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल बार्स को ही यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा, बेंट अप बार्स, ठीक है। बेंट अप बार्स में क्या होता है कि जो अपन टेंशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ना, जो अपन ने टेंशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया उसी को ही अपन मोड़ देते हैं थोड़ा सा, नाम से समझ में आ रहा है ना, बेंट अप, ठीक है, बेंट अप स्टीरअप्स। इसको में क्या करते हैं कि जैसे वही बार अपन ने बनाई, डायग्राम बनाया, ये आगे तक कंटिन्यू है और ये सपोर्ट है, जैसे ये एक बार जा रही है मान लो, ठीक है, ये एक और बार जा रही है, इधर ये दूसरी बार आके क्या होगा, इधर
ऐसे हो गई। क्लियर? तो अपन ने क्या किया, इसी टेंशन रीइंफोर्समेंट को ही अपन ने बेंड कर दिया, और मान लो ये एक और यहाँ के ऐसे, या दूसरी अब इसमें बता नहीं रहा, इधर ही ऐसे, क्योंकि ये एक बार तो होगी नहीं, 2 3 4 अपन अलग अलग डालते हैं ना भाई, 12 mm की या 16 mm की 3-4 बार डालते हैं, इधर नीचे से भी डालते हैं, तो इसको भी अपन क्या कर लेते हैं, बेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो बस यही बात, ये भी एंगल अल्फा। ठीक है, तो कोड वही, फॉर्मूला सेम है इंक्लाइन के लिए और बेंड के लिए, वी यू एस के लिए, बट अगर कोड एक और चीज बोलता है, खासकर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, हमारी ये स्पेसिंग, बेंट अप बार्स के लिए बोलता है कि अगर सिर्फ एक ही सेक्शन, सेम सेक्शन पे अगर बेंट किया है, इफ सेम सेक्शन, इफ बेंट इफ सेम सेक्शन, अगर सेम सेक्शन पे बेंट किया है ना, तो सिर्फ साइन अल्फा आएगा, और अगर दोनों पे किया है तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। 0.87 FY साइन अल्फा ASVD मल्टीप्लाई बाई SV, बस इतना है, ये VUS। ठीक है, बात समझ में आती है? बस इतनी सी चीज है, अपन कभी भी ये यूज नहीं करते हैं अपनी जनरल डे टू डे डिजाइन में। ओके, और अगर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे कर दूं ना, देखो ये सब कोडल प्रोविजंस है, अपन वापस एंड में जब कोडल प्रोविजन सारे देखेंगे एक एक, तो उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये कोडल प्रोविजन ही बोलता है, अगर डिफरेंट सेक्शन पे कर दूंगा तो वही साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, जो इंक्लाइन वाला है ना फॉर्मूला, वही का वही आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? चलो, अब मैं बता रहा था क्या, मिनिमम शियर वाला केस, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट। ठीक है, अच्छा, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट। ठीक है, देखो अभी अपन क्या देख रहे थे कि टाउ वी हमेशा टाउ सी से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, चलो माना, बट अगर इफ मेरा टाउ वी जो नॉमिनल है वो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से ही कम है, तो अपन को तो जरूरत ही नहीं। देखो टाउ वी माइनस टाउ सी नेगेटिव में हो गया ना, तो किसको रजिस्ट करा रहे हो, वी यू एस कितना आएगा, नेगेटिव में थोड़ी कुछ आ सकता है, रेजिस्टेंस किसको करवा रहे हो आप, वी यू एस तो है ही नहीं। देखो अभी अपन ने देखा था ना, हर फॉर्मूले में टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू बी डी किया था, तो टाउ वी अगर छोटा है, टाउ वी छोटा है, तो टाउ वी माइनस टाउ सी नेगेटिव आ गया, दिखती बात है। तो अपन क्या करते हैं, कोड बोलता है कि अगर ये केस है तब भी आपको क्या करना है, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट तो प्रोवाइड करना ही करना है। मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट इज नेसेसरी। ओके, और ये क्यों नेसेसरी है मैं वो भी बताऊंगा, और किस क्लॉज के हिसाब से, क्या जो इसकी स्पेसिंग आएगी या जो एरिया आएंगे उनका भी एक चेक लगता है, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट का भी एक चेक लगता है। ओके, और वो कितना होगा हमारा, ASV अपॉन BSV ग्रेटर देन 0.4 अपॉन 0.87 FY। ठीक है बेटा, एज इट इज, ये का ये हमें एक चेक लगाना पड़ेगा, किसके लिए, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड, किसके लिए, जब हम बीम डिजाइन कर रहे हैं, क्या, ASV अपॉन BSV ग्रेटर देन इक्वल टू 0.8। इसको अगर याद नहीं होना तो इसको ऐसे याद कर लिया करो, 0.8 FY ASV, ये अपना टेंशन फोर्स ग्रेटर देन 0.4 BSV, ऐसे ध्यान रख लेना तो ज्यादा याद हो जाएगा। तो स्पेसिंग की बात करूं तो देखो, मुझे स्पेसिंग निकालनी है, तो स्पेसिंग लेस देन इक्वल टू, देखो SP यहां आ गया, ये नीचे ये ऊपर, तो ये आ जाएगा 0.87 FY ASV डिवाइडेड बाई 0.4 B। तो स्पेसिंग का भी ये चेक लग जाता है। ओके, चलो अब अपन देखते हैं ये क्यों नेसेसरी है, वाई। मैंने बोला था ना बेटा, हर चीज में आपको वाई बोलना जरूरी है, कुछ भी आप चीज समझ रहे हो, वाई, क्यों मिनिमम रिइंफोर्समेंट क्यों जरूरी है भाई, हमारा कंक्रीट काम तो कर ही रहा है ना, हमारा टाउ सी ज्यादा ही है टाउ वी से। क्लियर? तो क्या करूं मैं, पहला क्या, कि टू प्रिवेंट सडन कवर बस्ट। देखो कैसे होता है चीज, ये अगर मेरी बीम है, ठीक है, ये मान लो शियर टेंशन रिइंफोर्समेंट और ऊपर एक दिस, ठीक है, तो देखो ये ऐसे लगता है हमारा शियर रिइंफोर्समेंट,
क्लियर। अब क्या कर रहा है ये यहां पर देखो, ये कवर है, अगर ये कवर बस्ट हो जाए तो मेरा टेंशन रीइंफोर्समेंट बिल्कुल अपने एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारा ये शियर रीइंफोर्समेंट किस लिए जरूरी है, मिनिमम शियर। अगर मेरे को मान लो कंक्रीट काम कर रहा है, फिर भी मुझे मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट चाहिए ही चाहिए, ताकि ये इसको क्या कर सके, कवर बस्ट अगर हो जाए तो ये बिल्कुल ही एनवायरनमेंट को एक्सपोजर ना मिले ये टेंशन रीइंफोर्समेंट को। ओके, देखो 15 अगस्त आ रही है तो हवाई जहाज तो उड़ेंगे ही उड़ेंगे, अपन जोधपुर में रहते हैं, यहाँ एयरबेस भी है पास में, ठीक है। तो आवाज से थोड़ा एडजस्ट कर लेना ये बात। अच्छा, मैंने ये चीज बनाई है ना, ये भी समझाऊंगा ये क्या बनाया है, ठीक है। अभी जस्ट इसके बाद आने वाला है ये बनाया ना मैंने बेटा, ये चीज ये बताऊंगा अच्छे से। टू प्रिवेंट दी सडन कवर बस्ट, ये समझ में आता है ना। अगर ये कवर मान लो ना, ये इधर कवर है ना, ये कंक्रीट का कवर है, अगर ये कंक्रीट का कवर अगर गलती से टूट गया तो ये हमारे टेंशन रीइंफोर्समेंट क्या आ जाएंगे, अपने एक्सपोजर हो जाएगा ना इनका, तो हम ये नहीं चाहेंगे, पहला। दूसरा, अब देखो ये होल्ड करके भी रख रहा है, क्या करके रख रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स को होल्ड भी करके रख रहा है शियर रीइंफोर्समेंट। तो क्या कर दूंगा कि टू होल्ड रीइंफोर्समेंट, टू होल्ड दी रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट को नाम दे दो टेंशन या टेंसाइल रीइंफोर्समेंट एक्यूरेटली। और ब्रिटल फेलियर को भी कर देगा ये, टू रजिस्ट सडन ब्रिटल फेलियर। अगर ब्रिटल फेलियर हो जाता है तब भी ये क्या काम करेगा मेरा, हमें डक्टिलिटी प्रोवाइड करेगा ना, कौन, शियर रीइंफोर्समेंट। और ये डॉवेल एक्शन को भी इंप्रूव करता है, इंप्रूव्स डॉवेल एक्शन। डॉवेल एक्शन में बता चुका हूं, क्योंकि खुद ये टेंशन रीइंफोर्समेंट भी थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देगा किसमें, शियर रेजिस्टेंस में। तो इंप्रूव दी डॉवेल एक्शन किसकी मदद से, शियर रीइंफोर्समेंट की मदद से। और कुछ बच गया, हाँ एक और चीज बच गया, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज। बेटा ये हमेशा अपन को इसका भूल मत जाना कि इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज एंड क्रीप, ये भी हमें रिड्यूस करवाता है, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज, ठीक है। ये सब इतनी चीजें हैं हमारे किसके लिए, शियर रीइंफोर्समेंट। अगर मेरे को क्या है, मेरा टाउ सी से कम है तब भी मेरे को शियर रीइंफोर्समेंट देना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं, इन कारणों से प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। अब आ जाओ, ये मैंने ये डायग्राम बनाया था ना, ये क्या है, ठीक है। देखो क्या होता है कि जैसे मेरी ये बीम है, ये एक बीम है, ठीक है, अच्छे से समझा रहा हूं। ये मेरा टेंशन रीइंफोर्समेंट है, मान लो ये कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। तो अपन जो शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ना, अगर मैं एक रिंग बनाता हूं, ये एक रिंग है, यहां पे रिंग आके क्लोज कर दी, तो इसको मैं नाम दूंगा टू लेगेड। ये वर्टिकल के लिए बात होती है सिर्फ और सिर्फ, टू लेगेड स्टिरप्स। और जनरली हम सिर्फ और सिर्फ टू लेगेड स्टिरप्स ही प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मेरे को ASV निकालना है, मान लो अभी अपन ने ASV यूज किया है ना, तो टू लेगेड के लिए ASV कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा π/4 d² से। बस इतनी सी बात है, समझ में आई बेटा ये क्या चीज है। अगर टू लेगेड, अच्छा आप बात करो कि सर और बताओ, तो देख लो, अगर 4 लेगेड हो जाए तो 4 लेगेड ऐसे होती है, ठीक है। अगर मेरे ज्यादा बार से मेरे पास ऐसे, तो क्या करता हूं मैं, यूं एक बार तो ऐसे बना लो और बीच में और ऐसे बना लो, ठीक है। ये यूं, ये 4 लेगेड है। और ऐसे ही 6 लेग्स भी आ सकती है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा सेक्शन हैवी होता रहेगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, और शियर रीइंफोर्समेंट और हम लेग्स प्रोवाइड करते रहेंगे, बस इतनी सी चीज है। तो जनरली अगर अपन यूज करते हैं ना, तो वो किसको यूज करेंगे, टू लेगेड को ही अपन जनरली यूज करते हैं हम जब हमारे घरों में डिजाइन करते हैं हमारी बीम्स को, किसके लिए, शियर के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए SV कितना हो जाएगा, बस 4 × π/4 d² हो जाएगा। और तो क्या, आ गई ना बात समझ में, बस ये चीज थी, ठीक है। अब मैं सीधा सीधा डिजाइन स्टेप्स पे चल रहा हूँ। एक बार मैं बस लास्ट डिजाइन स्टेप्स बता दूं, फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। हम पूरा शियर रीइंफोर्समेंट देख चुके हैं बेटा, एक एक चीज देख ली अपन ने, अब कुछ नहीं बचा है। डिजाइन स्टेप्स लिख रहा हूं मैं, ये ब्रह्मास्त्र है,
हमारा स्टेप्स अगर तुम्हें मिल जाते हैं तो तुम तो एकदम राजी हो जाते हो कि सर ने क्या बता दिया चीज, एकदम शानदार। तो बताओ पहला स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप्स मुझे निकालना पड़ेगा फाइंड व्हाट, नॉमिनल टाउ वी यानी वी यू अपॉन वी डी। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? नॉमिनल। और यही अपन ने ऑर्डर देखा था पढ़ाई का भी, जब अपन ने लेक्चर देखा तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था? नॉमिनल शियर स्ट्रेस देखा था। तो चलो हमने निकाल दिया नॉमिनल शियर स्ट्रेस, निकाल दिया। दूसरा चीज अब हमें चाहिए क्या? टाउ सी मैक्स। टाउ सी मैक्स यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट? कंक्रीट। टाउ सी मैक्स। और ये भी अपन ने कैसे देखा था? वही टेबल नंबर 20 एलएसएम के लिए और टेबल नंबर व्हाट 24 डब्ल्यूएसएम के लिए। चलो सेकंड चीज भी अपन ने देख ली। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ऑफ, डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है ना? टाउ सी मैक्स। तीसरा अब मुझे क्या देखना है? ये जो टाउ सी है, टाउ सी मैक्स है, वो ज्यादा होना चाहिए किससे? टाउ वी से। होना ही होना चाहिए। नॉमिनल शियर स्ट्रेस से टाउ सी मैक्स ज्यादा होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा तो मेरा सेक्शन ही खराब है, मुझे सेक्शन बदलना पड़ेगा। क्लियर? बात समझ में आई? ये चेक लगाना पड़ेगा, चेक टाउ सी मैक्स शुड बी ग्रेटर देन टाउ वी। थर्ड फोर्थ अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कैलकुलेट परसेंटेज रीइंफोर्समेंट पीटी। ठीक है, और उससे क्या निकलेगा मेरे को? टाउ सी निकलेगा। आई ना बात समझ? ये देखो कंफ्यूज मत हो जाना, ये टाउ सी मैक्स, ये टाउ सी, ये टाउ सी अब किससे निकालेंगे अपन? वही टेबल नंबर 19 और टेबल नंबर 23 एलएसएम डब्ल्यूएसएम। अच्छा एक और बात, जहां अपन 0.87 FY यूज कर रहे हैं ना इस पूरे चैप्टर में, अगर डब्ल्यूएसएम लेंगे तो अपन सीधे सीधे सिग्मा एसटी ले लेंगे। और ये भी अपन ने जैसे देखा था FY 1415, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, वैसे ही ये भी 230 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो ये डब्ल्यूएसएम है, फिर भी मैं बताता जाता हूं, कभी भी अगर मिस हो जाता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना कि सर आपने डब्ल्यूएसएम के लिए नहीं बताया। तो एक एक चीज मैं डब्ल्यूएसएम के लिए भी बता रहा हूँ। वही है बेटा, डिजाइन वही है, फॉर्मूले वही है, सब कुछ चीज वही है, बस फॉर्म ये चेंज हो रही है, वैल्यूज चेंज हो रही है। तो हमें तो कोड से लेनी है, हमें वैल्यूज तो सीधा सीधा। क्लियर? चलो आई ना बात समझ? चौथा स्टेप क्या है? मुझे क्या निकालना है? टाउ सी निकालना है, टू फाइंड टाउ सी। आई ना बात समझ में? फिर फिफ्थ, अगर चेक मेरा टाउ सी ज्यादा है टाउ वी से तो कौन सा करूंगा? मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट, क्योंकि टाउ सी ज्यादा है तो प्रोवाइड कर दो मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट। अच्छा अगर सिक्स्थ मेरा टाउ वी क्या है? ज्यादा है टाउ सी से, तो क्या करूंगा मैं? शेयर इन्फोर्समेंट को प्रोवाइड कर दूंगा, शेयर इन्फोर्समेंट को प्रोवाइड कर दूंगा। और कैसे प्रोवाइड करूंगा? इस फॉर्मूले से, VUS अपन ने देखा था ना वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए, क्या था? VUS यानी टाउ सी माइनस टाउ, सॉरी हाँ टाउ वी माइनस टाउ सी ना, टाउ सी माइनस टाउ सी इंटू BD, इसके लिए। ठीक है, यहाँ इधर साइड में लिख दूं सिक्स्थ स्टेप। ये 6 स्टेप है बेटा, ये मैं बता रहा हूं किसके लिए? यहां ये देखो, तो VUS कितना आया? टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू BD, और इसको कितने किसके बराबर करूंगा मैं? 0.87 FY ASV D अपॉन SV। यहां से मेरे को क्या निकल जाएगी? स्पेसिंग निकल जाएगी। बस हो गया मेरा काम। तो ये 6 स्टेप है मेरे डिजाइन के लिए, और आपको ये अच्छे से याद करने हैं। एक क्वेश्चन कर लें फटाफट। बिल्कुल, अब बस सिर्फ क्वेश्चन ही बचा है। शियर इन्फोर्समेंट कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है, अगली क्लास में अपन, नेक्स्ट लेक्चर में अपन बॉन्ड एंड एंकरेज पे जाएंगे। ये मैंने जो डायग्राम बनाया था ना इससे पहले बीम का, और कुछ मोड़ दिया था, तो वो उसका मैं रीजन बताऊंगा मैंने ये क्यों मोड़ा है। जो टेंशन रीइंफोर्समेंट है ना वो क्यों मोड़ा है, इसका रीजन बताऊंगा। तो एक फटाफट से क्वेश्चन कर लो बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन डिजाइन का। एक बीम है हमारे को गिवन है, ठीक है, और क्या क्या गिवन है? ये यहां पर शियर इन्फोर्समेंट गिवन है 516.5 है बिल्कुल। ये है हमारे पास 230 mm, और ये है डी हमारे पास 460 mm, यही है बिल्कुल। और
फैक्टर्ड शियर फोर्स हमें गिवन है 52.5 किलो न्यूटन M20 और Fe415। ये ग्रेड ऑफ स्टील भी गिवन है, बिल्कुल गिवन है। और एक और क्वेश्चन में गिवन है कि यूज 6 mm स्टीरअप्स, यानी अब हमें शियर रिइंफोर्समेंट कितने mm का लेना है, 6 mm का लेना है। ठीक है, पहला स्टेप पे चले। फर्स्ट स्टेप अपन ने क्या निकाला, टाउ वी निकाला, नॉमिनल। देखो स्टेप नंबर 1 टाउ वी, VU अपॉन VD। VU कितना है बेटा, 52.5 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई B कितना है 230 इंटू 460। फटाफट से कैलकुलेट करो, ये सब के सब ये वैल्यू आएगी मेरे पास 0.496 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये टाउ वी निकल गया। सेकंड स्टेप अपन ने क्या निकाला था बेटा, टाउ सी मैक्स चाहिए मेरे को। सेकंड स्टेप में यहां लिख रहा हूं टाउ सी मैक्स, किसके लिए, M20 के लिए। कौन सी टेबल से देखेंगे, टेबल नंबर 20 से देखेंगे। LSM से डिजाइन कर रहा हूं बेटा अभी ये। तो देखो ये कितना आ रहा है, M20 के लिए आ रहा है 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सब जने अपने कोड में देखना, ठीक है, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। किससे, 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखो ये ज्यादा है, टाउ सी मैक्स तो ज्यादा ही आना है, बहुत ज्यादा होता है, नॉमिनल से काफी ज्यादा आएगा टाउ सी मैक्स। तो यानी मेरा क्या है, थर्ड नंबर अपन क्या लगाते हैं, सेक्शन सही है, टाउ सी मैक्स शुड बी ग्रेटर देन टाउ वी, और ये है। चलो मेरा काम बन गया, इसको तो दिखने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ, अब मुझे क्या निकालना है, टाउ सी निकालना है। टाउ सी के लिए मुझे परसेंटेज रीइंफोर्समेंट चाहिए। देखो ये इसलिए गिवन था यहां पर, तो परसेंटेज स्टील रीइंफोर्समेंट यानी 100 AST अपॉन BD, ये कैलकुलेट करना है अपन को। तो निकालो 100 AST कितना होगा, 5 इंटू π/4 इंटू 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाई B कितना है 230 और ये कितना है 460। कैलकुलेट करके देखो, ये आएगा मेरे हिसाब से 0.95%। यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। अब इस परसेंटेज के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या चाहिए, टाउ सी चाहिए। तो चलो टेबल पे, टेबल नंबर किसमें, 19 पे। टेबल नंबर 19 में देखो एक ऑप्शन है 0.75, एक है 1%। पॉइंट और किसके सामने देखना है मेरे को, M20 के सामने देखना है। देखो आपको फिगर आ जाएगा इसका टेबल का, ठीक है। 0.75 के सामने कितनी है वैल्यू, 0.75 के सामने है 0.56 और इसके सामने है 0.62, है ना। तो देखो 1% पर 0.62 है, मुझे किसके हिसाब से चाहिए, 0.95 के हिसाब। तो या तो आप डायरेक्ट इंटरपोलेशन करो या आप इसके करस्पॉन्डिंग एवरेज वैल्यू ले लो थोड़ा आसपास, 0.62 से थोड़ी कम आएगी, ठीक है। अगर एग्जैक्ट निकालो तो बहुत बढ़िया, अगर एग्जैक्ट नहीं निकालो तो इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर कह रहा हूं ऑप्शंस इतने वो ही नहीं आएंगे कि बिल्कुल इससे फर्क पड़ जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपन या, क्योंकि ये क्वेश्चन पहली बार आपके एग्जाम में बिल्कुल तो आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो आएगा नहीं, ठीक है। अपन सिर्फ समझ रहे हैं डिजाइन स्टेप्स, तो वही समझ। अगर आप डायरेक्ट इंटरपोलेशन करना चाहो तो इंटरपोलेशन करो। देखो 0.75 और 1%, 0.56 और 0.62, मुझे किसके हिसाब से चाहिए, इनके बीच में 0.95 वाला चाहिए। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप कैलकुलेट भी कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, आप करना एग्जैक्ट। ये वैल्यू आएगी 0.608 न्यूटन पर mm स्क्वायर, किसकी, टाउ सी की। हमें मिल गया टाउ सी। देखो टाउ वी क्या है, कम है टाउ सी से, यानी मुझे क्या प्रोवाइड करना है, शियर रिइंफोर्समेंट। कौन सा, मिनिमम वाला, क्योंकि टाउ वी क्या आ गया, टाउ सी से कम आ गया ना बेटा। तो हटाओ इन सबको, बस क्या क्या प्रोवाइड करूं, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है अब तो मेरे को, और कुछ करना ही नहीं है। आई ना बात। और अगर मिनिमम नहीं आता तो उनके डिफरेंस से इक्वल कर देते, बस टाउ वी माइनस टाउ सी निकाल लेते। क्या आया, टाउ सी टाउ वी से बड़ा आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हेंस मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड। और देखो 6 mm डायमीटर है ना, तो ASV निकाल दूं और 2 लेगेड ले रहा हूं मैं, ध्यान रखना। तो यानी 2 इंटू π/4 इंटू कितना 6 स्क्वायर, ये ASV आ जाएगा। यहां से आएगा कि नहीं आएगा बेटा। अब मुझे क्या चेक करना है, कौन सा क्लॉज चेक करूं बताओ फटाफट से। अपन ने मिनिमम उसके लिए निकाला था ना, मिनिमम रीइंफोर्समेंट के लिए क्या निकाला था, 0.87 FI ASV शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0.4 BSV, ठीक है ना। तो SV चाहिए मेरे को, स्पेसिंग चाहिए बस और बस, क्योंकि
ये तो है मेरे पास स्टीरअप की, तो मेरे पास है ना, मेरे जो निकालना क्या है, बस स्पेसिंग ही तो निकालनी है कि मैं कितने स्पेसिंग में प्रोवाइड करूं। तो ये करो 0.87 FY ASV डिवाइडेड बाई, अच्छा ये देखो यूज 6 mm स्टीरअप्स ऑफ माइल्ड स्टील, ये भी क्वेश्चन में गिवन था, ध्यान रखना है ना, ये थोड़ा स्किप हो गया। तो माइल्ड स्टील का FY कितना होता है 250 होता है, यहाँ पर 450 मत ले लेना, गलती हो जाएगी, 415 मत ले लेना यहाँ पर, क्योंकि जो क्वेश्चन में गिवन है हमें वही लेना पड़ेगा, अपॉन 0.4 इंटू बी। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करनी है। तो SV शुड बी लेस देन 0.87 इंटू 250 इंटू ASV देखो 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 230। ठीक है ना बेटा, ये वैल्यू आएगी लेस देन 133.68 mm। ठीक है, तो बताओ इससे कम होनी चाहिए तो मैं कितनी प्रोवाइड करूंगा, इससे कम प्रोवाइड करूंगा। इसके आसपास का डिजिट 10 डिजिट कोई आसपास जो 0 से डिवाइड हो रहा हो वो ले लो, 130 ले लेंगे अपन। ठीक है, या आप 120 भी ले सकते हो, 120 तो ज़्यादा कम हो जाएगी, चाहो तो आप 130 ले लो, सबसे सही है। ठीक है ना, तो मैं रीइंफोर्समेंट क्या डिज़ाइन कर रहा हूँ, स्पेसिंग कितनी ले रहा हूँ मैं, प्रोवाइडिंग, बस ये मेरा आंसर हो गया, प्रोवाइड 2 लेगेड 6 mm स्टीरअप एट द रेट व्हाट 130 mm सेंटर टू सेंटर, बस ये आंसर है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए थी, स्पेसिंग। क्वेश्चन तो अपन ने लिखा ही नहीं, डिजाइन शियर रिइंफोर्समेंट, पूरा क्वेश्चन कर लिया और फिर मैं लिख रहा हूँ कि क्या करना है वो तो अंडरस्टूड है यार, आप इंजीनियर्स हो। ठीक है, अपने को शियर रिइंफोर्समेंट डिजाइन करना था। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आई, एकदम आसान, ऐसा का ही ऐसा अपन को WSM में करते हैं, बट क्वेश्चन वही है, देखो चीज वही है, सब कुछ चीजें वही है, बस वैल्यूज चेंज हो जाएगी। हमें टेबल नंबर वो चेंज करना पड़ेगा, टेबल 19 की जगह टेबल 20 को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं 23 को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो अब अपना यहाँ पर शियर रिइंफोर्समेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन बॉन्ड एंड एंकरेज करेंगे और उसके बाद टॉर्शन, और धीरे धीरे अपना बिल्कुल आगे चलता रहेगा सिलेबस। और हाँ, ध्यान रखना बेटा, ठीक है, क्वेश्चंस साथ में लगाते जाओ। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं किस लेवल तक हूं, मैं मेरा लेवल क्या है। आपको, हर इंसान को अपना लेवल पता होना चाहिए कि मैं किस लेवल पर हूं अभी। ओके, क्योंकि आप बताओ, आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। पहली बात, सबसे बड़ी यही गलती होती है बच्चों की कि मेरे दोस्त के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे दोस्त को इतना आता है, मेरे को तो कुछ नहीं आता। नहीं, ऐसा ये सोच कभी नहीं रखनी। अगर आप 0 से भी स्टार्ट कर रहे हो कि आज मैं 0 हूं और कल 10 बन जाऊंगा, परसों 20 बन जाऊंगा, ये माइंडसेट जरूरी है। ठीक है, मैंने भी यही माइंडसेट इस्तेमाल यूज किया था और मेरा सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, मैंने कभी भी किसी से कंपेयर नहीं किया था खुद को, मैं अपनी ही बात बता रहा हूं। ठीक है, आप समझो कि मैं कल क्या था और आज क्या हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट। माइंडसेट, अगर आपने दिमाग में सोच रखा है कि मेरे को जॉब चाहिए, मतलब चाहिए, मेरे को किसी और से कंपेयर नहीं करना खुद को, मुझे अपने आप को कंपेयर करना है कि मैं कल क्या था और आज क्या हूं। ठीक है ना, अगर मैं कल 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ठीक कर रहा था और आज 100 में से 70 सही कर रहा हूं, तो मैं इंप्रूव हो रहा हूं। बस मुझे इंप्रूवमेंट चाहिए मेरे अंदर। क्लियर, आपको बस इंप्रूवमेंट करते करते जब तक आपका एग्जाम आए तब तक रोज के आपको स्टडी करनी है, रेगुलर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डाउट करो। और हमारे यार इतने ऑप्शन हैं, ठीक है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, सब कुछ तो है, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, अब कोरोना का बहाना मत मारो, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, बच्चों के डाउट्स आते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं मेरे को कि सर इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आप भी करिए, सबको लोग करिए। मैं फिर कह रहा हूँ, हम जवाब देते हैं ना, क्यों नहीं जवाब देते, आप पूछो बच्चों से, आपको सबको जवाब मिलता है। ठीक है भाई, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, पर आपको डाउट सॉल्व होता है। क्लियर, तो चलो आप इंटीग्रेटेड के साथ बने रहिए, मुझे फॉलो कीजिए, हमारे ग्रुप को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ ही है। और प्लीज लाइक टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंटीग्रेट इट। थैंक यू सो मच। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.